हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब। देखिए, लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पे हमने किसकी बात की थी? हमने मर्केंटलिज्म की बात की थी। तो मर्केंटलिज्म में भी अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है फिर हेरा फेरी, तो जैसे वहां पे वो बात करता है कि पैसा ही पैसा होना चाहिए, तो मर्केंटलिस्ट भी इसी फिलॉसफी के ऊपर काम करते थे। मर्केंटलिस्ट क्या बोलते थे कि हमारे पास भी क्या होना चाहिए? पैसा ही पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वेल्थ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे किसी चीज को, वो किसको देते थे? वेल्थ को। तो वो क्या बोलते थे? अगर आपको थियरी याद हो, जिन लोगों ने वो लेक्चर अटेंड किया है उन सबको पता होगा कि मैंने आपको वहां पे क्या बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, मैं शॉर्ट में बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैसे लिख रही हूँ, बीओटी। उन्होंने बोला, मर्केंटलिस्ट ने, बैलेंस ऑफ ट्रेड शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इट मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड, मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स। ठीक है, अगर मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है? दैट वैल्यू इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इट इंप्लाइज व्हाट? इट इंप्लाइज एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। हम सबको पता है कि एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं और इंपोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स क्या है? जो हमारी कंट्री से, अगर मैं इंडिया की बात करूं और यूएस की बात करूं, ठीक है, इंडिया, आई एम एज्यूमिंग इंडिया एज माय होमलैंड, ठीक है, और यूएस जो है, यूएस इज फॉरेन कंट्री फॉर मी। तो अगर इंडिया से मैंगोज जा रहे हैं यूएस को, इंडिया इज सेलिंग मैंगोज टू यूएस, तो मैंगो क्या होगा? मैंगो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट होगा। तो जब मैंगो इंडिया से यूएस की तरफ जा रहे हैं तो यूएस इंडिया को क्या करेगा? यूएस इंडिया को करेंसी में पे करेगा, गोल्ड में पे करेगा, डॉलर में पे करेगा, ठीक है, जैसा भी केस होगा। तो यूएस से इंडिया को क्या आएगा? यूएस से इंडिया को क्या आएगा? यूएस से इंडिया को आ रहा है डॉलर, ठीक है, या हम कहेंगे गोल्ड, या जो भी जिस भी करेंसी पे वो एक्सचेंज होगा उस तरीके से वहां पे इंडिया के पास क्या आ रहा है? वेल्थ। तो इन शॉर्ट हमने क्या बोला कि एक्सपोर्ट की वजह से क्या आ रहा है? एक्सपोर्ट की वजह से वेल्थ का क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। और लाइकवाइज जब हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं, मैंगोज अगर इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है तो कौन सी, किसकी इकोनॉमी में जा रहा है? इट गोज टू यूएस इकोनॉमी। तो यूएस की इकोनॉमी में जब भी मैंगोज जा रहा है तो यूएस के लिए वो क्या बना? फॉर यूएस मैंगोज इज इंपोर्ट। तो यूएस के लिए क्या हुआ? यूएस के लिए क्या हुआ? वेल्थ का आउटफ्लो। क्यों आउटफ्लो क्यों हुआ? क्योंकि डॉलर या गोल्ड जो भी हम बात करें वो अब यूएस से इंडिया की तरफ जा रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इंपोर्ट क्या करता है? इंपोर्ट हमेशा क्या करेगा? वेल्थ आउटफ्लो की तरफ लेकर जाएगा। तो देखिए, एक्सपोर्ट इंप्लाइज वेल्थ इनफ्लो, और इंपोर्ट को मैं ये भी लिख सकती हूँ वेल्थ आउटफ्लो। आपको रीजन मैंने आपको समझा दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, वेल्थ इनफ्लो इज ग्रेटर देन वेल्थ आउटफ्लो। तो मर्केंटलिस्ट ने क्या बोला कि हमारी कंट्री पे पैसा ज्यादा आना चाहिए एज कंपेयर टू जो पैसा हमारी कंट्री के बाहर जा रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वेल्थ इनफ्लो शुड बी ग्रेटर देन वेल्थ आउटफ्लो। क्लियर? तो उन्होंने वही बात कर दी कि पैसा आना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं? फिर हेरा फेरी को आप वापस से याद करिए, तो यही कह रहे हैं ना वो कि पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट्स को क्यों बढ़ाना है? ताकि हमारी कंट्री में क्या हो? पैसा ही पैसा हो, वेल्थ ही वेल्थ हो। मर्केंटली वो इंपोर्ट्स को नहीं देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि हमारी कंट्री जो है इंडिया, ठीक है, वो सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम बाकी की कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम सबको पता है कि टुडेज वर्ल्ड इज व्हाट? टुडेज वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम बात किसकी करते हैं? कि हम बाकी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करेंगे और दूसरी कंट्रीज भी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो अल्टीमेटली एक साइकिल बन रहा है।
लेकिन मर्केंटलिस्ट ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट्स को देखेंगे, हम ये नहीं देख रहे कि दूसरी कंट्री से हमें क्या चाहिए, दूसरी कंट्री से जो हमें चाहिए हम क्या करेंगे, हम उन चीजों को कर्टेल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि वो चीजें हम ना लें, लेकिन जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा रहा है हम उन चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्या करना है, हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, मैं मैंगोज की अगर बात कर रही हूँ और मेरे मैंगो की डिमांड दूसरी कंट्रीज पे है, ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि मैंगो का एक्सपोर्ट बढ़े, तो मैं अपने रिसोर्सेज को क्या करूंगी, मैं अपने रिसोर्सेज को यूज करूंगी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर मैंगोज इन द इकोनॉमी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास अगर एक्स अमाउंट ऑफ लेबर है तो मैंने एक्स अमाउंट ऑफ लेबर को यूज कर लिया टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैंगोज, सो दैट मैंगोज क्या का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मेरी कंट्री में क्या आएगा, वेल्थ ही वेल्थ आएगी, पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली मैं बात करूं, हमारी इंडिया में वी आर नॉट कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, तो कैपिटल यहाँ पे क्या है, कैपिटल एक्सपेंसिव है हमारे पास उतना स्किल्ड लेबर नहीं है। अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर जो है वो भी आप लोगों को पता है कि यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर वर्क ढूंढता है, ठीक है। अगर गूगल के सीईओ की बात करो, वो तो इंडियन थे, लेकिन ठीक है, लेकिन वो मूव कर गए यूएस में, तो अब वो यूएस के लिए एसेट है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी कंट्री में हमें क्या है, हमें इंपोर्ट्स के तौर पे क्या चाहिए, वी नीड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट लाइक लैपटॉप हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, अगर आज के सिनेरियो में बात करें, टुडेज वर्ल्ड में बात करें, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बात करें, तो हम कहेंगे ठीक है, हम मैंगोज का एक्सपोर्ट करेंगे और वहीं पे हम क्या करेंगे, लैपटॉप को इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी में वो क्या बोलते हैं कि हमें मैंगोज का एक्सपोर्ट तो बढ़ाना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लैपटॉप का जो इंपोर्ट है कंट्री के अंदर वो नहीं बढ़ाना है। वी डू नॉट वांट कि हम क्या करें, हम इंपोर्ट बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने क्या रीजन दिया, अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो वेल्थ का आउटफ्लो होता है जो वो नहीं चाहते हैं। मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी को ही क्रिटिसाइज करते हुए कौन आएगा अब सीन में, अब आएंगे हमारे कौन, क्लासिकल्स। तो क्लासिकल्स ने क्या कहा, क्लासिकल्स ने कहा नो, वी डू नॉट सपोर्ट द फिलोसफी ऑफ मर्केंटलिस्ट। हमें क्या चाहिए इकोनॉमी में, वी वांट कि फ्री ट्रेड बढ़े। फ्री ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर हम एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्ट करने वाले सेक्टर्स को प्रमोट करेंगे, लाइकवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जहां पे लगेगा कि वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, हम वहां पे क्या करेंगे, उन सेक्टर्स पे हम इंपोर्ट भी करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइकवाइज हम इंपोर्ट को एक टैबू नहीं मान सकते। इकोनॉमी जो है वो क्या है, वो इंटरलिंक करेगी। तो क्लासिकल्स ने क्या कहा, क्लासिकल्स ने कहा कि अगर आप मैंगोज का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपके इकोनॉमी में वेल्थ आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें लैपटॉप को इंपोर्ट नहीं करना, हमें लैपटॉप को भी इंपोर्ट करना है। दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स इकोनॉमी वर्क करती है। अगर आप इस फिगर्स में देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, काफी सारे रिसोर्सेज दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम टोमेटोज की बात करें, अगर ये बंदा इसको टोमेटो दे रहा है तो ये बंदा नेक्स्ट बंदे को भी कुछ दे रहा है, ठीक है, पोटैटोज है उसके हाथ में। लाइकवाइज यहाँ पे भी आपको एक्सचेंज ऑफ गुड्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो टू वे प्रोसेस की बात करेंगे क्लासिकल्स, ठीक है। तो क्लासिकल्स की इकोनॉमी में हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग अ टू वे प्रोसेस। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम क्लासिकल्स की बात करेंगे, मैं यहाँ पे क्लासिकल्स क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको एडम स्मिथ की बात की, तो एडम स्मिथ क्या है, एडम स्मिथ वॉज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एडम स्मिथ को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, एडम स्मिथ की बात जब भी हम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि एडम स्मिथ कौन है, एडम स्मिथ एक क्लासिकल है। पहली बात आपको ये समझ आई। तो आपको अभी तक जो भी मैंने समझाया उसमें मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अगर हम उस चीज का क्रक्स देखने की कोशिश करें,
तो जब हम क्लासिकल्स की बात करते हैं या हम एडम स्मिथ जो भी आप कहना चाहें, तो हम क्या क्लासिकल्स या एडम स्मिथ बोलना क्या चाह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ठीक है, एक्सपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, और एक्सपोर्ट जब भी आप करेंगे तो क्या होगा? वेल्थ का इनफ्लो होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली वो क्या बोल रहे हैं? एक्सपोर्ट्स के साथ साथ अगर इंपोर्ट्स भी हो रहे हैं, दे आर नॉट बैड फॉर द सोसाइटी, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम प्रॉपर मॉडल में आते हैं, जो एडम स्मिथ का मॉडल है, दैट इज द एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ। देखिए, मॉडल को स्टार्ट करने से पहले लेट अस सी सर्टेन एजम्पशंस जिन पे एडम स्मिथ का मॉडल बेस है। लेट्स सी। फर्स्ट एजम्पशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट एजम्पशन क्या है क्लासिकल मॉडल के अंदर, एडम स्मिथ पर्टिकुलरली एडम स्मिथ मॉडल के अंदर एडम स्मिथ के ने क्या कहा, ने एज्यूम किया कि देयर आर टू कंट्रीज, लेट्स से दो कंट्रीज का नाम दे देते हैं, इंडिया एंड यूएस। जैसे हम पहले भी हमने बोला कि इंडिया एंड यूएस, आप कोई भी दो कंट्रीज एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा देयर इज टू कंट्रीज टू कमोडिटीज मॉडल। तो दो कमोडिटीज में भी हम एज्यूम करेंगे कि दो कमोडिटीज हमारे पास कौन कौन सी है। नंबर वन इज द टेक्सटाइल एंड नंबर टू इज द रबर। ठीक है, दीज आर द टू कमोडिटीज। नंबर टू, फिर उन्होंने क्या कहा, देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर फिर भी किसी को नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तो प्लीज रेफर दैट इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है, बोथ कंट्रीज कैन प्रोड्यूस बोथ द गुड्स इफ दे विश। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इंडिया या यूएस की बात करें, तो अगर इंडिया चाहता है कि मैं टेक्सटाइल प्रोड्यूस करूं, तो वो टेक्सटाइल भी कर सकता है। अगर वो चाहता है वो रबड़ प्रोड्यूस करे, तो वो रबड़ भी कर सकता है। अगर वो चाहता है कि वो टेक्सटाइल प्लस रबड़ दोनों प्रोड्यूस करे, ठीक है, बोथ का मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिया चाहता है कि वो दोनों प्रोड्यूस करे, तो इट इज फिजिबल फॉर इंडिया टू प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटीज। एंड लाइकवाइज अगर हम यूएस की बात करें, अगर यूएस चाहता है कि वो भी दोनों दोनों प्रोड्यूस करे, दोनों का मतलब क्या है कि टेक्सटाइल प्लस रबर, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी दोनों कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, फिर to produce both the commodities, whether textile, whether rubber or both, तो दोनों को क्या चाहिए, दोनों इंडिया और यूएस को क्या चाहिए, सर्टन सेट ऑफ लेबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो वो क्या एज्यूम कर रहा है कि दोनों कंट्रीज के पास, इंडिया के पास भी एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर हम लेबर की टर्म्स में बात करें, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया के पास 100 यूनिट्स ऑफ लेबर है और यूएस के पास भी 100 यूनिट्स ऑफ लेबर है, तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों के पास 100 यूनिट्स ऑफ लेबर अवेलेबल है टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक, टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल एंड रबर। और लास्ट में एज्यूम क्या कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट फ्री ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि एंटायर मॉडल ही जो है वो किसके ऊपर बेस करता है, क्लासिकल्स बोलते ही क्या है, क्लासिकल्स ने तो मर्केंटलिस्ट को अपोज ही किस पॉइंट पे किया, उनका अपोजिशन जो था वो पॉइंट यही था कि मर्केंटलिस्ट ने क्या कहा कि नो नो, फ्री ट्रेड पॉलिसी तो एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए, टैरिफ लगाना चाहिए हमें जब भी हम इंपोर्ट करें, ताकि क्या हो, मिनिमम इंपोर्ट हो। ठीक है, मैंने आपको लास्ट मर्केंटलिस्ट की क्लास में ये चीज बताई है। जिन लोगों ने मर्केंटलिस्ट का लेक्चर नहीं अटेंड किया, तो प्लीज अटेंड दैट लेक्चर। उसके बाद, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जब भी हम लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, तो प्लीज मेंटेन द सीक्वेंस में अटेंड करिए। अगर फिर भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। आई एम हियर टू हेल्प यू। अब हमने एग्जाम्पशंस तो देख ली, अब हम प्रॉपर मॉडल देखने की कोशिश करते हैं कि एडम स्मिथ अपने मॉडल पे किन चीजों पे फोकस करते हैं, वो बोलना क्या चाहते हैं। देखिए, जब भी हम एडम स्मिथ का मॉडल डिस्कस करते हैं, तो मैंने आपको एजम्पशंस जब लिखवाई, तो वहां पे हमने एक एजम्पशंस देखी। उन्होंने क्या कहा
कि दोनों कंट्रीज, ठीक है, जैसे हमने अपने केस में क्या कंट्रीज के नाम लिए, हमने बोला कि एक कंट्री हमारी इंडिया है और एक कंट्री हमारी कौन है, यूएस। दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग रबर एंड टेक्सटाइल, ठीक है। रबर को मैं कैसे लिखूंगी, आर, एंड टेक्सटाइल को आई एम राइटिंग एज टी। जितने भी आगे भी टेबल आएंगे उस पे रबर को एज आर लिखा जाएगा एंड टेक्सटाइल को एज टी। तो उन्होंने बोला कि इंडिया रबर भी प्रोड्यूस कर सकता है, टेक्सटाइल भी प्रोड्यूस कर सकता है और बोथ भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ रबर प्रोड्यूस करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा, या एंटायरली रबर प्रोड्यूस करेगा या एंटायरली टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा, एज पर द इंडियाज चॉइस। एंड लाइकवाइज फॉर यूएस, उन्होंने कहा कि यूएस या तो रबर प्रोड्यूस करेगा एंटायरली या टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा, या क्या करेगा, अ मिक्स ऑफ बोथ रबर एंड टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा। और इन आर केस हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो 50 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस करेगा, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लाइकवाइज फॉर यूएस हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग कि यूएस क्या करेगा, 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा, या क्या करेगा, 50 यूनिट्स ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस करेगा और 50 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोड्यूस करेगा एज पर द चॉइस ऑफ यूएस, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये टेबल जो है दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैं बोथ वाला एंगल जो है वो इरेज कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, हमें इन्हीं दो कॉलम्स को लेकर पूरा मॉडल समझने की कोशिश करना है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो इस टेबल से आपको क्या समझ आ रहा है। फर्स्टली इंडिया का केस अगर हम देखें तो इंडिया इंडिया यूएस को अभी नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, हम सिर्फ इंडिया का पार्ट देखेंगे। तो इंडिया में अगर आप देखिए, इंडिया अगर 50 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस कर सकती है या 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर सकती है, तो इंडिया 50 करे या 100 करे, इंडिया के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या बेनिफिशियल होगा, आपके अकॉर्डिंग या हम सबके अकॉर्डिंग इंडिया को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इंडिया शुड प्रोड्यूस टेक्सटाइल। तो इंडिया को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, टेक्सटाइल। क्यों, द रीजन इंडिया इंजॉयज an advantage in the production of textile। और लाइकवाइज अगर आप यूएस इकोनॉमी का केस कंसीडर करें तो यूएस के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, टू प्रोड्यूस, वेदर टू प्रोड्यूस रबर और टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लगता है यूएस को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इट इज ऑब्वियस यूएस को प्रोड्यूस क्या करना चाहिए, यूएस को प्रोड्यूस करना चाहिए रबर, बिकॉज यूएस के लिए एडवांटेजेस क्या है, इट इज एडवांटेजेस टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस रबर। नाउ अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं इसी टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड करूंगी, लेट्स सी, ठीक है। इस कॉलम को प्लीज ध्यान से देखिए। इस कॉलम में मैं हेडिंग क्या दे रही हूँ, इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो। हम सबको अपॉर्चुनिटी पता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आप सबने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कभी ना कभी पढ़ा होगा, 11th-12th का कॉन्सेप्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अगर मैं फॉर एग्जाम्पल रबर और टेक्सटाइल को मुझे प्रोड्यूस करना है, अगर मैं मेरे पास जो लेबर है मैं उसको क्या करूं, उसको मैं रबर प्रोड्यूस करने में लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया, मैंने टेक्सटाइल को छोड़ा, तो मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं उसी लेबर को टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए यूज करती तो क्या होता, मुझे वहां से भी प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, टू प्रोड्यूस रबर, मैंने अपनी लेबर को क्या कहा, मैंने अपनी लेबर को कहा कि प्लीज डू नॉट प्रोड्यूस टेक्सटाइल। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या पड़ी, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी, ठीक है। तो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ने की कॉस्ट को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो। इट मीन अगर इंडिया टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको कुछ कॉस्ट पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रबर,
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रबर उसको कुछ कॉस्ट पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर एक यूनिट मेरा लेबर, ठीक है, एक बंदा मेरा लेबर एक यूनिट ऑफ रबर प्रोड्यूस करता है, तो सेम लेबर मेरा कितना कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एजम्पशंस अगर आपको ध्यान हो तो हमने एजम्पशन में क्या बोला, हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो सेम है। अगर मैं एक यूनिट लेबर को यूज करके अगर एक यूनिट ऑफ रबर प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो इस टेबल से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ लेबर को यूज करके मैं कितना टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर सकती हूँ, 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं रबर प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं 2 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल को छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ रबर को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे टेक्सटाइल की टर्म्स में कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है, इट इज द 2 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। लाइकवाइज अगर मैं 2 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करती हूँ तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ रबर छोड़ना पड़ेगा, 1 यूनिट ऑफ रबर। तो हम इसको कैसे शो करते हैं, दिस इज शोन एज 1:2। तो अगर आपसे कोई पूछे what is now the internal opportunity cost ratio, तो आंसर should be 1:2 in case of India. Likewise जब हम यूएस इकोनॉमी में देखेंगे तो यूएस में क्या हो रहा है, 100:50। तो 100:50 को डिवाइड करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2:1। इट मीन्स when I am producing 1 unit of textile in the US economy, ठीक है, तो मैं कितना यूनिट्स ऑफ रबर को छोड़ रही हूँ, आई एम लूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ रबर। लाइकवाइज अगर मैं 2 यूनिट्स ऑफ रबर को प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मुझे कितना टेक्सटाइल छोड़ना पड़ेगा, 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल को छोड़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसी पूरे टेबल के ऊपर हमारा जो मॉडल है वो रिलाई करता है। तो एडम स्मिथ बोलते क्या है अपने मॉडल के अंदर, एडम स्मिथ ने कहा, अगर आप यहाँ पे टेबल को ध्यान से देखिए, अब मैं रबर का कंपैरिजन करूंगी बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि रबर के केस में इंडिया ज्यादा एफिशिएंट है या यूएस। तो आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए, प्लीज कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है टेबल से कि इंडिया 50 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस कर सकता है विद द सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमने क्या बोला, इंडिया के पास भी एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और यूएस के पास भी क्या है, एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो विद द सेम अमाउंट अगर मैं 10 लेबर की बात करूं, बाय यूजिंग 10 लेबर को यूज करके इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया 50 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस कर रहा है विद द सेम 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। यूएस क्या कर रहा है, यूएस 100 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यूएस क्या होगा, यूएस हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर, ठीक है, हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये तो लिख दिया, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं टेक्सटाइल में कंपैरिजन करने की कोशिश करूं, मुझे बताइए, ठीक है, हाँ, 10 यूनिट ऑफ लेबर के साथ इंडिया 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर सकता है विद द सेम 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। जो यूएस है वो कितना प्रोड्यूस करता है, 50 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। तो अब मुझे बताइए कौन ज्यादा एब्सोल्यूट, किसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज हुआ, कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ इन केस ऑफ टेक्सटाइल। तो इन केस ऑफ टेक्सटाइल इट इज द इंडिया विच इज मोर एफिशिएंट। तो हम लिखेंगे हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। यहां तक क्लियर हुआ, इंडिया का केस और यूएस का केस। तो उन्होंने क्या बोला, एडम स्मिथ ने कहा कि जिस कंट्री के पास ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो क्या करेगी, वो उसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगी। क्लियर। लेकिन ये चीज उन्होंने क्या बोला, ये उन्होंने बोला कि स्पेशलाइज करेगी, बट कब करेगी,
जब इकोनॉमी फ्री ट्रेड पे इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? फ्री ट्रेड, टैरिफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब क्लासिकल्स आए, क्लासिकल्स ने अपने मॉडल का कंपैरिजन किया किससे? दे कंपेयर देयर मॉडल विद द मर्केंटलिस्ट, और मर्केंटलिस्ट ने क्या बोला? मर्केंटलिस्ट ने बोला कि फ्री ट्रेड नहीं होना चाहिए, दे आर प्रमोटर्स ऑफ एक्सपोर्ट बट दे रिजेक्टेड इम्पोर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? क्लासिकल्स ने बताया कि अगर हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी हो तो क्या फर्क आता है, और अगर हम क्लोज से फ्री इकोनॉमी की तरफ चले जाए, फ्री ट्रेड की तरफ चले जाए, तो इकोनॉमी किस तरीके से बेनिफिट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज इकोनॉमी का केस, एंड देन हम क्या करेंगे? हम फ्री ट्रेड की तरफ मूव करेंगे, और फिर देखेंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्या बेनिफिट आता है या नहीं आता है। क्लोज्ड इकोनॉमी को देखने से पहले हम क्या करेंगे? मैं आपके लिए पुराना टेबल यहाँ पे बना देती हूँ ताकि हम उस टेबल को एज अ बेंचमार्क लेकर हम उसको कंपेयर करें। तो पुराना टेबल आप लोग अपनी कॉपीज में देखिए। ठीक है, अपनी नोटबुक्स में जहां पे आपने पुराना टेबल बनाया है वहां पे हमने क्या लिखा है? इंडिया, यूएस, रबर, टेक्सटाइल। तो मैंने क्या बोला था? इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, किस पे ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है, किस पे वो एफिशिएंट है। अपनी अपनी कॉपीज पे देखिए, इंडिया ज्यादा एफिशिएंट किस पे था? टेक्सटाइल पे और रबर। ठीक है, और यहाँ पे दिस वाज द टेबल। अब हम किसकी बात करेंगे? हम क्लोज इकोनॉमी की बात करेंगे। तो जब भी हम क्लोज इकोनॉमी में बात करते हैं तो आपको क्या देखना है? आपको क्या देखना है वहां पे कि जब भी हम क्लोज इकोनॉमी में है, हम क्या बोल रहे हैं? वी आर नॉट ट्रेडिंग विद एन अदर कंट्री। ठीक है, हम क्या है? हम अपनी ही सीमा तक है, हमें ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। ठीक है, जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो हम अपनी कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, और जो हमें कंजप्शन नीड्स लग रही हैं वो हम खुद से क्या करने की कोशिश करेंगे? खुद से सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो क्लोज इकोनॉमी के केस में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इंडिया टेक्सटाइल भी प्रोड्यूस करेगा, इंडिया रबर भी प्रोड्यूस करेगा। क्यों? उसको टेक्सटाइल की भी जरूरत है और उसको रबर की भी है। और जैसा मैंने कहा कि हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया तो बाहर से ले नहीं सकता, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को टेक्सटाइल एंड रबर दोनों क्या करना पड़ेगा? खुद से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? इंडिया इज प्रोड्यूसिंग बोथ। और मैं अगर एज्यूम करूं कि जो इंडिया है वो 25 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस करेगा, तो आप मुझे बताइए कितने यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल होना चाहिए? यहाँ पे पहले हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ? इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो। इंडिया अगर 25 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस कर रहा है, तो मुझे आप यहाँ बताइए इंडिया कितने यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल साथ में प्रोड्यूस कर पाएगा? टोटल को 50 कर पा रहा था ना रबर, तो 25 यूनिट्स उसने दे दिए रबर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो 25 जो यूनिट्स ऑफ रबर है, अगर मैं वो नहीं प्रोड्यूस कर रही तो मैं कितना कितना टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर पाऊंगी? डबल ऑफ दैट, 1:2 है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 75 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल इंडिया प्रोड्यूस कर पा रहा है। और लाइकवाइज अगर हम यूएस की बात करें, सॉरी इट इज डबल। तो ठीक है, मैंने आपको डबल बोला और आई एम राइटिंग 75, इट इज 50। और अगर मैं यूएस की बात करूं एंड आई एम एज्यूमिंग, यूएस क्या करेगा? यूएस 50 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस कर रहा है। तो मुझे बताइए अब वो यूएस जो है वो कितने यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा? सी द इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो। ठीक है, अगर उसने 50 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस किए तो कितना वो करेगा टेक्सटाइल? हाफ यूनिट्स ऑफ। ठीक है, रिमेनिंग कितना था? 100। 100 में से 50 उसने कर लिए, रबर बना लिए, तो कितना वो बना सकता था? 100। तो 100 माइनस 50 कितना हुआ? 50। ठीक है, तो इस 50 में से वो कितना टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर सकता है? अगर वो इसको नहीं करे तो आप क्या देखेंगे? 2:1 और 1:1/2। तो 50 का हाफ कितना हुआ? 50 का हाफ हुआ 25। तो 25 यूनिट्स ऑफ क्या प्रोड्यूस कर सकता है? टेक्सटाइल। तो यहां पे आपने क्या देखा? अगर
क्लोज इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 25 रबर, 50 टेक्सटाइल एंड यूएस 50 रबर एंड 25 टेक्सटाइल। और टोटल आउटपुट हम देखेंगे, एक और कॉलम बनाइए। टोटल आउटपुट मैं क्यों देख रही हूँ? क्योंकि जब हम कंजप्शन और प्रोडक्शन के साथ आगे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये कॉलम की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो देखिए 25 प्लस 50, इंडिया के केस में टोटल आउटपुट क्या हो गया? 75 एंड लाइकवाइज फॉर यूएस 75। और वर्ल्ड में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है? 150। ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड आउटपुट। ठीक है, मैं इसको टोटल लिख देती हूँ और आपको पता चल गया 150 इज व्हाट? वर्ल्ड आउटपुट ड्यूरिंग क्लोज्ड इकोनॉमी सिनेरियो। तो यहाँ पे रबर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 75 एंड दिस इज द 75। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल क्लियर हुआ। अब हम एक टेबल बनाएंगे जहां पे हम क्या बोलेंगे कि दोनों इकोनॉमीज क्या करेगी? दोनों इकोनॉमीज कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? जिस कमोडिटी के ऊपर जो कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज इंजॉय करेगी वही वो क्या करेगी? वो कमोडिटी प्रोड्यूस करेगी। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहने की कोशिश करूं तो अगर हम इंडिया की बात कर रहे थे तो इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज किस पे था? इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन केस ऑफ टेक्सटाइल एंड यूएस हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन केस ऑफ रबर। तो आप हम कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इंडिया अंडर द केस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इंडिया क्या प्रोड्यूस करेगा? इंडिया प्रोड्यूस करेगा क्या? टेक्सटाइल। और यूएस क्या प्रोड्यूस करेगा? यूएस प्रोड्यूस करेगा रबर। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां पे मैं एक और थर्ड टेबल बना रही हूं, दैट इज द केस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। तो यहां पे देखिए, दिस इज इंडिया एंड नाउ यहाँ पे यूएस रबर टेक्सटाइल। मैंने आपको क्या बोला? इंडिया क्या प्रोड्यूस करेगा? टेक्सटाइल। अगर वो कंप्लीटली टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है तो फर्स्ट टेबल देखिए, फर्स्ट टेबल में आपको क्या पता चल रहा है? ईदर 50 यूनिट्स ऑफ रबर और 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो कंप्लीटली क्या करेगा? 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा। तो रबर तो वो प्रोड्यूस कर नहीं रहा, आई एम राइटिंग जीरो। ठीक है, नो अमाउंट ऑफ रबर इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया अंडर द केस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। और यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस क्या करेगा? यूएस has an absolute advantage in the case of rubber, so US will produce 100 units of rubber instead of textile। तो आप देखिए टोटल आउटपुट क्या हुआ? 100 in case of India and 100 in case of what? In case of US। तो अगर आप टोटल देखिए तो वर्ल्ड में क्या हुआ? वर्ल्ड में 200 अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और इंडिया के केस में क्या है? इंडिया में 100। तो यहाँ इन दो टेबल्स को कंपेयर करिए। जब हम इन दो टेबल्स को कंपेयर कर रहे हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है? वी आर फाइंडिंग कि टोटल आउटपुट इंडिया का जो पहले आउटपुट था अंडर द केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी दैट वाज 75, नाउ इट इज 100। इट मींस एडिशन ऑफ 25। तो मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस 25। ठीक है, 25 एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द केस इन इंडिया। और अगर मैं यहाँ पे यूएस में देखने की कोशिश करूं तो यूएस भी पहले 75 यूनिट्स ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, नाउ यूएस इज प्रोड्यूसिंग 100। तो यहाँ पे भी 25 का एडिशन हुआ और टोटल वर्ल्ड आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा था अंडर द केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी? इट वाज 150, नाउ इट वाज 200। तो यहाँ पे कितना एडिशन हुआ? प्लस 50। तो यहाँ पे हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब भी हम फ्री ट्रेड पे बात करेंगे, हम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पे बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हम हमेशा क्या देखेंगे? एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, आपको प्रोडक्शन में एक इम्प्रूवमेंट दिखी तो दैट इज वाई टोटल आउटपुट इज इंपॉर्टेंट। तो ये तीन टेबल से हम क्या देख पाए? हमने क्या देखा? दीज टेबल फोकस ऑन द प्रोडक्शन। तो आपको ये तो पता चला कि जब भी हम फ्री ट्रेड की बात करेंगे प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी।
तो आपको ये चीज क्लियर हुई, प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कंजप्शन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कंजप्शन पे भी हमें देखना है। हम वापस से क्या करेंगे, अब हम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन वाला टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए वापस से टेबल बना रही हूं। ये लास्ट टेबल है, टेबल नंबर 3। यहां तक क्लियर हुआ। ये मैंने यहां पे मैं वापस लिख देती हूँ, प्रोडक्शन अंडर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, कंजप्शन को देखने की कोशिश करेंगे। कंजप्शन हम क्यों देखते हैं, हम देखते हैं, हम बेसिकली देखना क्या चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे कोई फर्क आया। क्यों, क्योंकि अगर आप ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, आपकी कंट्री में लोगों को, लोग पहले से पहले वो क्या कर रहे थे, पहले वो 2 कपड़े पहनते थे नॉर्मली। अब वो क्या करें, अगर वो उनको 4 कपड़े मिल रहे हैं आफ्टर द ट्रेड, तो क्या हम कहेंगे कि देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंप्रूव। तो हम यही चीज कंजप्शन से देखने की कोशिश करेंगे। बट कंजप्शन देखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर मैं आपकी एक सेपरेट क्लास भी लूंगी, बट अभी आपको क्या पता होना चाहिए, अगर हम रबर और टेक्सटाइल की बात करें तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फॉर 1 यूनिट ऑफ रबर आप कितने यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल को एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स सी, हाउ मेनी, प्लीज राइट द डेफिनेशन, how many units of rubber are exchanged between India and US for 1 unit of textile, ठीक है। अगर 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, तो उसके बदले में कितने यूनिट्स ऑफ रबर दूसरी कंट्री को देने पड़ रहे हैं, दैट इज नोन एज टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। हम एग्जैक्टली टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर एक अलग से लेक्चर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप प्लीज इस डेफिनेशन को नोट करिए, ठीक है। प्लीज नोट दिस एंड देन आई विल इरेज द डेफिनेशन। आई होप आप लोगों ने लिख ली है, अगर नहीं भी लिखी तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन राइट द डेफिनेशन। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से हमने बोला कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हम एज्यूम कर रहे हैं 1:1 है। 1:1 कहने का मतलब क्या है, 1:1 टर्म्स ऑफ ट्रेड कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मैं 1 यूनिट ऑफ रबर किसी को दे रही हूँ, लेट्स से अगर यूएस की इकोनॉमी जो क्या कर रही है, जो कंप्लीटली रबर प्रोड्यूस कर रही है, वो इंडिया को 1 यूनिट ऑफ रबर देती है, तो इन एक्सचेंज ऑफ 1 यूनिट ऑफ रबर इंडिया क्या करेगा, इंडिया भी उसको 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल देगा, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश, सॉरी टेबुलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं। इंडिया, यूएस, रबर, टेक्सटाइल। तो मैंने क्या बोला, 1:1। अब इस टेबल को प्लीज ध्यान से देखना। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, टेक्सटाइल कौन, इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है। हमने बोला आउट ऑफ दिस 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 40 यूनिट्स दे दिए, किसको, यूएस को। अब मुझे बताइए 100 माइनस 40 क्या हुआ, 60। तो इंडिया के पास सेल्फ कंजप्शन के लिए कितना यूनिट ऑफ टेक्सटाइल बचा, मुझे बताइए। इंडिया के पास बच गया 60 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। 60 प्लस 40 इज 100, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, 40 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल जब इंडिया ने किसको दिया, इंडिया ने किसको दिया, यूएस को। तो यूएस क्या करेगा, यूएस ने रिटर्न करना क्या, रबर।
और मैंने आपको क्या बताया, वी आर एज्यूमिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा क्या है, 1:1 है। दैट मीन्स इन एक्सचेंज ऑफ दैट 40 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, यूएस क्या करेगा, यूएस भी इंडिया को क्या करेगा, 40 यूनिट्स ऑफ रबर ही देगा। तो हम क्या करेंगे 40, अब यहाँ पे इंडिया को कितना रबर मिलेगा यूएस से, दैट इज 40। तो यूएस के पास कितना बचा, यूएस के पास कितना बचा, 100 माइनस 40 दैट इज 60। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कंजप्शन, जैसे हम वहां पे टोटल आउटपुट लिखते थे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टोटल कंजप्शन। इंडिया के केस में ऐड करिए 40 प्लस 60 दैट इज 100, यूएस के केस में 60 प्लस 40 दैट इज 100। तो टोटल कंजप्शन क्या आ गई, 200 एट द वर्ल्ड लेवल। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों कंट्रीज को बराबर ही गेन हुआ। ठीक है, इसको इसके साथ आप, जब हम क्लोज इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे थे और वहां पे उस टेबल पे मैंने आपको लिखवाया था टोटल प्रोडक्शन 75, लेकिन यहाँ पे फ्री ट्रेड पे क्या हो गया, 100 प्रोडक्शन हो गई थी और दोनों को क्या हुआ, दोनों को बराबर का गेन हुआ। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे तब भी आपको दिखेगा कि गेन दोनों को बराबर हो रहा है। जब हम बोलेंगे कि 1:1 टर्म्स ऑफ ट्रेड है, तो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बोथ द इकोनॉमीज विल बेनिफिटेड इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट द 1:1। 1:1 मैंने क्यों ली, अब इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताती हूँ। जब आप इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो देख रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे दोनों की, एक की थी 1:2, एक की थी 2। तो एक की थी 2:1। तो दोनों के बीच में जो रेशियो फॉल कर रही है दैट इज 1:1। दैट इज वाई हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1:1 ले रहे हैं। और जब भी हम बोलेंगे कि इन बिटवीन फॉल कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि दोनों को जो बेनिफिट है वो बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपने लिए लिख भी सकते हैं द गेनर्स इन द टू कंट्रीज। ठीक है, द कंज्यूमर्स in both the countries, that is the US and the India, will gain equally, because reason क्या है, because the terms of the trade lies exactly between the opportunity cost ratio of the two countries. तो यहां से अब आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, चाहे आप CUET का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे AP का एग्जाम दे रहे हैं, और वॉट एवर मे बी द एग्जाम, तो वहां पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क भी कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस। अब हम सेकंड केस लेंगे जहां पे हम कहेंगे कि हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, 2:1। अब आप लोग मुझे बताइए 2:1 किसकी इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो थी। ठीक है, प्लीज सी द टेबल। तो आपको पता चलेगा वहां पे कि यूएस की जो इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो थी दैट इज 2:1। तो वहां पे हमने क्या देखा कि अब हम जो इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो यूएस की थी वही हम टर्म्स ऑफ ट्रेड अब इस केस पे ले रहे हैं, और हम देखेंगे कि अब इस टाइम पे किसका बेनिफिट हो रहा है। लेट्स सी।
2:1 टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ? 2:1 टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ अगर हम 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल दे रहे हैं दूसरी कंट्री को, फॉर एग्जांपल इंडिया इज गिविंग 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल टू यूएस, तो इन रिटर्न टू दिस 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल यूएस क्या उसको वापस देगा? यूएस उसको 2 यूनिट्स ऑफ रबर देगा, ठीक है, फॉर 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल 2 यूनिट ऑफ रबर। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ कि कैसे आया, क्यों आ रहा है? ठीक है, ये चीजें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, प्लीज इन छोटी छोटी चीजों को देखिए, और ये जब हम ये चीज पढ़ लेंगे तो आप लोग वापस देखिए, इसके लिए जो रेफरेंस मटेरियल है वो आपके साथ मैं एंड ऑफ द लेक्चर के अंदर शेयर करूंगी, तो प्लीज वॉच दिस। ठीक है, तो अब जब हमने पहले देखा अंडर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन वाला टेबल, तो वहां पे क्या हमने देखा कि इंडिया कितना टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है? 100। तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं आउट ऑफ दिस 100 इंडिया क्या करेगा? यूएस को क्या करेगा? बोलेगा यूएस मैं तुझे कुछ टेक्सटाइल दूंगा, और हमने बोला लेट्स से आउट ऑफ दिस 100 इंडिया क्या कहता है यूएस को कि ठीक है मैं तुझे 25 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल दूंगा, तो इंडिया के पास कितना बचा? इंडिया के पास नाउ 75, 100 माइनस 25, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब इंडिया ने यूएस को 25 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल दिया, तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ ट्रेड अब यूएस उसको कितने यूनिट्स ऑफ रबर देगा? यूएस उसको डबल यूनिट्स ऑफ रबर देगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज इक्वल टू 50। तो इंडिया को यूएस ने क्या देना है? 50 यूनिट्स ऑफ रबर, रबर और इंडिया का कॉलम 50। यूएस के पास कितना बचेगा? 100 माइनस 50, दैट इज 50। तो अगर अब आप ध्यान से देखिए टोटल कंजप्शन, तो अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करिए 75 प्लस 50 इट इज 125, और यूएस के केस में इट इज 75। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कंजप्शन किसकी बड़ी? इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करते थे तो इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा था? इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ द टेक्सटाइल, ठीक है, तो लेकिन नाउ when terms of trade are set at 2:1, अब इंडिया के पास कितना है? 125, इट मीन्स प्लस 25, इंडिया ने गेन किया 25 का, लेकिन यूएस के केस में वो भी तो 100 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस कर रहा था, बट नाउ in US is consuming 75 units of sorry total consumption US की कितनी है? 75, but when compared to that particular table we are seeing a loss of 25, तो minus 25। तो आपको यहां से क्या देखने को मिल रहा है? जब भी terms of trade coincide करते हैं with the internal opportunity cost ratio of that particular country, तो वो कंट्री क्या करेगी? वो कंट्री सफर करेगी एक लॉस से। तो ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि चाहे वो कंट्री प्रोडक्शन गेन कर रही है लेकिन जरूरी नहीं है वो कंजप्शन गेन भी करे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वो चीज लिख रही हूं, तो प्लीज नोट डाउन, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। प्लीज रीड दिस। इफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड और इक्वल, ठीक है, और क्लोजर टू द इंटरनल कॉस्ट रेशियो ऑफ एनी कंट्री, हमारे केस में हमने क्या देखा? यूएस के केस, यूएस के क्लोज थी वो, देन दैट कंट्री विल नॉट गेन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैंने एक और चीज लिखी है, और गेन लेस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड रिगार्डलेस of whether the country has gained production gain from trade, ठीक है। तो दिस इज योर सेकेंड ऑब्जेक्टिव, और ये मैंने आपको क्या बताया, चाहे आप नेट के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे सेट के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ने एपी का एग्जाम देना है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, वेदर एंट्रेंस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, तो जहां पे भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, तो इन पे नंबर मत लूज करिए, ठीक है। अब हम थर्ड केस लेंगे जहां पे हम क्या बोलेंगे? टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? इट इज 1:2, और 1:2 किसके थे? इट इज इंडिया,
ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में 1 मिनट का टाइम लीजिए। अब आप टेबल बनाइए। जब बना लेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि मैम वी मेड इट। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब भी हम टेबल पढ़ते हैं तो आप लोगों को खुद से एफर्ट मारने पड़ेंगे। अब जिन लोगों ने नहीं बनाया उनके लिए मैं बना देती हूँ। अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा था, 100 यूनिट्स ऑफ द टेक्सटाइल। आउट ऑफ दिस 100, अगर इंडिया ने 50 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल किसको दे दिया, यूएस को, तो रिमेनिंग उसके पास कितना बचेगा, मुझे बताइए। 100 माइनस 50, दैट इज द 50। बट जब उसने यूएस को 50 दिया तो इंडिया को क्या मिलेगा, इंडिया को मिलेगा उसका हाफ, क्योंकि 1 इज हाफ ऑफ द 2। ठीक है, तो हाफ ऑफ 50 इज 25। तो यूएस इंडिया को क्या देगा, 25 यूनिट्स ऑफ रबर। और नाउ अब रिमेनिंग अमाउंट, यूएस के पास कितना बचा, 100 माइनस 25, दैट इज 75। तो टोटल करिए, टोटल कंजप्शन 50 75 और 75 125। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि यूएस जो है दैट इज गेनिंग, बट इंडिया इज नॉट गेनिंग। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके पास है, इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इंडिया लूज एंड मलेशिया गेन। तो जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर स्टेटमेंट लिखवाई है वो सेम चीज यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं वो वापस से नहीं लिखूंगी। क्लियर। तो अब क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से किसको गेन होता है, क्या हर कंट्री गेन करती है, तो एडम स्मिथ ने कहा नो, इट डिपेंड्स अपॉन द कंजप्शन गेन। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि एवरी कंट्री गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, तो आंसर क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंजप्शन गेन। ठीक है, क्यों, और कंजप्शन गेन अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द ट्रेड। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज प्लीज सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट एंड डू अटेंड माई another classes and upcoming classes। और जिन जिन ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज उन लेक्चर्स को भी देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। उनके लिंक मैंने आपको मेरे अबाउट सेक्शन पे दिए हैं, तो प्लीज ज्वाइन मी। थैंक यू।